नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी पे। मैं हूं आकाश और आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं जो देखने में तो एक इनिशियल स्टेप, एक छोटा सा कदम लगता है, लेकिन अगर आप उसको समझदारी से एक अच्छे तरीके से कर लेंगे तो वो आपके लिए एक लाइट हाउस की भांति, एक गाइड की भांति रास्ता दिखाने का काम करेगा पूरे सीयूईटी जर्नी में। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बीएड ह्यूमैनिटीज़ के जो ज्योग्राफी का पार्ट होता है। बीएड ह्यूमैनिटीज़ में आपको पता ही होगा 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस। ये जो पार्ट होते हैं, इसमें जो ज्योग्राफी का पार्ट है, आज हम उसके सिलेबस की बात करेंगे कि बीएड ह्यूमैनिटीज़ में ज्योग्राफी से क्या क्या पूछा जा सकता है। आपको पता होगा जो सीयूईटी ने या एनटीए ने जो बीएड ह्यूमैनिटीज़ का सिलेबस दिया है, उसमें ज्योग्राफी में या इकोनॉमिक्स में कोई भी उसके अंदर कोई एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है कि हम क्या पूछेंगे। हमने जो ये सिलेबस, जो हमारा आज डिस्कशन का टॉपिक है सिलेबस, उसके अंदर जो भी बातें की जाएंगी उसको पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस पे यहाँ पे बताया जाएगा। जो पीवाईक्यू में ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बेसिस पे इस सिलेबस को तैयार किया गया है। तो आज हम देखने वाले हैं कि बीएड ह्यूमैनिटीज़ का ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे पेपर एनालिसिस के बारे में कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे मान लीजिए अगर जियोमॉर्फोलॉजी है या ओशनोग्राफी है तो उनसे कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आप इस जर्नी में किन किन किताबों को पढ़ सकते हैं या कहाँ से मदद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो आपको एक गाइड की भांति बताएगी कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, जो सिलेबस में पहला टॉपिक है, वो है द सोलर सिस्टम एंड द यूनिवर्स। इसमें हमको पढ़ना है सौर मंडल के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में। उसके अंदर हम देखेंगे कि यूनिवर्स की उत्पत्ति की जो थ्योरीज हैं, कैसे अंतरिक्ष या ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सूरज के बारे में पढ़ेंगे, सन के बारे में, साथ ही साथ प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटेओराइट्स, एस्टेरॉइड्स, इन सब के बारे में हम इस सिलेबस के अंतर्गत पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो आपके सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के अंदर है, उसमें हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके साथ ही जो दूसरा टॉपिक है आपका, वो है अर्थ स्ट्रक्चर एंड इट्स मूवमेंट, मतलब पृथ्वी की संरचना और इसकी गति। इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स आते हैं उनमें पहला है डिवीजन ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, कैसे पृथ्वी की जो संरचना है उसका विभाजन किया गया है, कैसे पृथ्वी को क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांटा गया है, इन सबको इसके अंतर्गत पढ़ना है। साथ ही साथ हम देखेंगे कैसे कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स की उत्पत्ति हुई है। कुछ थ्योरीज देखेंगे, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स, कैसे महाद्वीप बने और कैसे महासागर बने। इनसे जो रिलेटेड थ्योरीज हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको हम देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इसको देखेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, इसको हम इस सिलेबस के अंतर्गत देखेंगे। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक आपके सिलेबस में आता है, जो पीवाईक्यू एनालिसिस करने पे जो तीसरा टॉपिक पता चलता है, वो है वल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक, मतलब ज्वालामुखी और भूकंप। इसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि वल्केनिसिटी क्या होती है, वल्केनिज्म क्या होता है। साथ ही साथ इसमें हमको पढ़ना है कि इसके कारण क्या होते हैं, वल्केनिज्म के कारण क्या होते हैं। इसके अलावा हमें देखना है कि वोल्केनो कितने प्रकार का होता है, वोल्केनो कितने प्रकार का होता है, कि स्ट्रेटोवोल्केनो होता है या फिर उसका जो लावा होता है उसका नेचर कैसा होता है, वो बेसिक होता है कि एसिडिक होता है, फेल्सिक होता है। इन सब चीज़ों को इसके अंतर्गत, इसके अंडर में देखना है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि वोल्केनो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड में कहाँ पे है, कहाँ पे वोल्केनो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इंडिया में क्या कोई वोल्केनो पाया जाता है, और इन चीज़ों को इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। साथ ही साथ जो वल्केनिसिटी होती है, वल्केनिज्म प्रोसेस होता है, उससे जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जो उससे भूभाग बनते हैं, उसको भी इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना है। साथ ही साथ देखना है आपको अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में, कि इसका जनन कैसे होता है, ये कैसे पैदा होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं। साथ ही साथ आपको सिस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ना है, सीस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ना है। और आपको देखना है कि अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में कहाँ पे है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स उत्पन्न होते हैं। इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के लिए।
अगला टॉपिक क्या है। इसके बाद हम देखेंगे जो अगला टॉपिक आता है वो है बेसिक क्लाइमेटोलॉजी का। आपको पता है जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा, तो एनटीए जितना भी ज्योग्राफी है उसके हर एक पार्ट से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सब कुछ पढ़ पाना मुमकिन नहीं है। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सब इन डेप्थ में नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, जिससे एनटीए में जो एनटीए क्वेश्चन पूछता है वो आपके गलत ना हो, ठीक है। तो इसमें हमको जो पढ़ना है, जो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर कैसे बना है, उसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, उसमें लेयर्स कौन कौन सी पाई जाती हैं, ये चीज़ें हमको इसके अंतर्गत देखनी है। साथ ही साथ हमको पढ़ना है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हीट बजट, और पढ़ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम, कैसे वायुदाब पेटियाँ पाई जाती हैं, बेल्ट पाई जाती हैं, और कौन सा विंड सिस्टम, कैसे विंड जनरेट होती हैं, कौन कौन सी विंड होती हैं, टाइप्स ऑफ विंड्स पढ़ना है। साथ ही साथ हमको पढ़ना है जेट स्ट्रीम्स पढ़ना है, फ्रंट्स पढ़ना है, प्रेसिपिटेशन कैसे होता है इसका मैकेनिज्म पढ़ना है। साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई थ्योरीज को भी पढ़ना है, जो प्रेसिपिटेशन कैसे होता है इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ थ्योरी दी हैं, उसको भी हमें यहाँ पे देखना है। साथ ही साथ हमको पढ़ना है साइक्लोन्स के बारे में, और इसमें हमको दो तरीके के साइक्लोन्स देखने हैं। पहला है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और दूसरा है टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक है। इसमें हमको दो चक्रवात के बारे में पढ़ना है, पहला है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और दूसरा है टेम्परेट साइक्लोन्स। साथ ही साथ जो एक फिनोमिना होता है, जो पैसिफिक ओशन में एक फिनोमिना होता है एल नीनो का, उसको भी हमें यहाँ पे जानना है, और कैसे एल नीनो जो पैसिफिक ओशन में पाया जाता है वो इंडियन ओशन में उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और कैसे वो इंडिया के मॉनसून को प्रभावित करता है, इम्पैक्ट करता है, इसको भी हमें यहाँ पे जानना है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है बेसिक ओशनोग्राफी, ठीक है। बेसिक ओशनोग्राफी, हमें ओशंस के बारे में जो बेसिक नॉलेज होती है वो होनी चाहिए। इसमें हम देखेंगे कि ओशंस के जो रिलीफ फीचर्स होते हैं उनको देखेंगे, कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, डीप ओशन प्लेन्स क्या होते हैं, ठीक है, ग्योर्ड्स क्या होते हैं, इन सबको यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कौन कौन से सीज पाए जाते हैं, मार्जिनल सीज ऑफ द वर्ल्ड, इनको देखेंगे। इसके बाद हम पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन को डिटेल में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से फीचर्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वहाँ पे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इन चीज़ों को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ओशन करेंट्स को, कि जो ये पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है और इंडियन ओशन है, इसमें ओशन करेंट्स कौन कौन सी पाई जाती हैं, कौन कौन सी कोल्ड ओशन करंट है, कौन कौन सी वार्म ओशन करंट्स है, इन सबको हम यहाँ पे बेसिक ओशनोग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइड्स, इनका जन्म कैसे होता है, कैसे ज्वार भाटा पैदा होते हैं, इसको भी हम यहाँ पे जानेंगे। और अंत में हम पढ़ेंगे कोरल रीफ्स क्या होती हैं और इनका जन्म कैसे होता है, कैसे ये बनती हैं, इसमें जो डार्विन ने थ्योरी दी है, ठीक है, इन सबको हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिक ओशनोग्राफी के अंतर्गत। उसके बाद हम देखेंगे बायोम्स क्या होते हैं, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे ये विश्व में स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसको भी हम बीएड इस टॉपिक में पढ़ना है हमको, कैसे अक्रॉस द वर्ल्ड ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इनके क्या फैक्टर्स होते हैं, कि एक जगह पे कोई दूसरा बायोम पाया जा रहा है और दूसरी जगह पे कोई दूसरा बायोम पाया जा रहा है, तो इनके क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिक जियोमॉर्फोलॉजी, बेसिक ओशनोग्राफी और जो बेसिक क्लाइमेटोलॉजी है, उसके साथ साथ जो बेसिक बायोजोग्राफी भी है, इन सबको यहाँ पे पढ़ना है। सब चीज़ों को आपको ध्यान से, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जब हम इतना कर लेंगे, जब बिल्कुल फिजिकल ज्योग्राफी का ये पार्ट, ये जो पोर्शन था फिजिकल ज्योग्राफी का, भौतिक भूगोल का, ये जो पोर्शन हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, विश्व भूगोल, ठीक है, विश्व भूगोल। इसमें सीधा सीधा फैक्ट्स आपसे पूछ लेता है, ठीक है, तो इसको आपको भी ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है, ठीक है। इसको हम मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हमको देखना है कि कहाँ कहाँ पे माउंटेन्स पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से माउंटेन्स किस टाइप के होते हैं, कि कौन फोल्ड माउंटेन है, कौन सा ब्लॉक माउंटेन है, इसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्लेटूज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, पठार कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद हम डेजर्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे।
उसके बाद हम जो नदियां हैं, विश्व की जो मुख्य नदियां हैं, उनको पढ़ने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ फेमस प्लेसेस हैं उनको पढ़ेंगे कि कौन सा इंडस्ट्रियल टाउन है, कौन किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन सा टाउन रिलीजियस टाउन है, कौन सा एजुकेशनल हब है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम विश्व भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट आता है यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी जो आपकी है वो खत्म होती है। ठीक है, इसके बाद आता है ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट, जो मानव भूगोल होता है उससे संबंधित भी कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल की प्रकृति और उसका क्षेत्र क्या होता है, कि मानव भूगोल के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ मूलभूत लक्षण होते हैं, वो हमको जानना आवश्यक है। उनको यहाँ पे पढ़ना होगा, नेचर पढ़ना होगा। साथ ही साथ हमको देखना होगा मानव भूगोल का दायरा कितना बड़ा है, उनमें किन किन अलग डिसिप्लिन से नॉलेज को इनकम्पास किया जा सकता है, इसको भी आपको नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना होगा। साथ ही साथ हमको देखना है बेसिक्स ऑफ अर्बन ज्योग्राफी, नगरीय भूगोल, शहरी भूगोल, इनका जो फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल्स हैं, उनको हमको पढ़ना है। कैसे अर्बन सेटलमेंट्स का जन्म होता है, कैसे जन्म होता है और कैसे वो विकसित होते हैं, कि पहले टाउन बनता है, फिर सिटी बनता है, फिर मिलियन सिटी बनता है, फिर मेगा सिटी बनता है, फिर कोनरबेशन बनता है, ठीक है, मेगालोपोलिस बनता है। तो ये कैसे बनते हैं, इनका एवोल्यूशन कैसे होता है अर्बन सेटलमेंट्स का, वो कैसे जन्म लेते हैं, कैसे वो पैदा होते हैं, क्या कारण होते हैं उनके पीछे, इसको हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो शहर होते हैं, अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनसे जुड़ी हुई समस्याएं क्या होती हैं। अर्बन सेटलमेंट से जुड़ी हुई समस्याएं क्या होती हैं, कि वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है, फिर वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कुछ समस्या होती है। ठीक है, इन सब समस्याओं को हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है अर्बन प्लानिंग का, नगरीय नियोजन का, कि कैसे सिटीज़ को प्लान किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होता है सिटी की प्लानिंग के लिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम बेसिक्स ऑफ अर्बन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ अर्बन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद अगला हम टॉपिक देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट का, मानव विकास का, कि किसे कहते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें हम जानेंगे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है उसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उसको हम यहाँ पे जानेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, इसको आपको ह्यूमन डेवलपमेंट टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक डायनेमिक टॉपिक है, ये जो आंकड़ा है ये बदलता रहता है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है पॉपुलेशन का, जनसंख्या का टॉपिक। ठीक है, जनसंख्या का टॉपिक, इसमें आपको देखना है कैसे जनसंख्या वर्ल्ड में ओवर द स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको देखना है कि कौन कौन से हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं, कौन कौन से स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं। ठीक है, और उनके क्या कारण हैं, कि क्या कारण है एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और एक जगह पे बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, इसको भी हमें पढ़ना है। पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ना है, जनसंख्या घनत्व, इसका ग्रोथ रेट, ग्रोथ पढ़ना है। साथ ही साथ हमें देखना है पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या होता है, पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, कैसे उसमें ग्रामीण शहरी जनसंख्या क्या रेशियो क्या है, साथ ही साथ उसमें कौन कौन से रिलीजन्स पाए जा रहे हैं, उसमें लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ का कंपोजिशन कैसा है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमें पॉपुलेशन टॉपिक के अंतर्गत देखना है। उसके बाद हमें, ये तो हो गया वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, पॉपुलेशन जो हम पढ़ेंगे दो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, एक विश्व के कॉन्टेक्स्ट में और एक भारत के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये हम विश्व के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इन्हीं चीज़ों को हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि इंडिया में कैसे जनसंख्या जो है वो ओवर द स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि कौन कौन से रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, यूपी, बिहार, इन सब इलाकों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके अलावा जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, या लद्दाख हो गया, यहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। तो इनके क्या कारण हैं, कुछ फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, इन सब फैक्टर्स को हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे माइग्रेशन, प्रवास कैसे होता है, ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम यहाँ पे जानेंगे और इसके कारण जानेंगे, कॉजेस जानेंगे, माइग्रेशन के कॉज क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया,
भारत की भौगोलिक संरचना क्या है, भारत को किन किन फिजिकल बाउंड्रीज के आधार पर डिवाइड किया जा सकता है कि माउंटेनियस रीजन्स कौन से हो गए, ठीक है, कुछ पठारी भाग होंगे, कुछ मैदानी भाग होंगे, आइलैंड वाले रीजन्स होंगे, तो कैसे इंडिया को हम फिजियोग्राफिकली डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे, ये भी हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखेंगे कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट कितना है, इसको यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिजिकल डिविजन्स पे बात हो गई, फिर हम सॉइल्स देखेंगे, कौन कौन सी मिट्टी किन किन भागों में पाई जा रही है, भारत के किन भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सा पेरेंट मटेरियल उसमें लगता है, ठीक है, कौन कौन से उसमें खनिज पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मिट्टियों के टाइप्स को देखेंगे कि उनका परसेंटेज क्या है, ठीक है, कैसे वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, किसमें ह्यूमस पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु कैसी है, ठीक है, इसमें जो हमको पढ़ना है बेसिकली वो पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। जो मानसून है, आपको पता होगा जो भारत है वो मानसून कंट्री है, यहाँ पे ज़्यादातर बारिश मानसून सीजन में होती है, ठीक है, तो हमें देखना है कि कैसे उत्पन्न होता है, इंडियन मानसून का जन्म कैसे होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं जो इंडियन मानसून के पैदा होने में कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का कॉन्सेप्ट, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है, और फिर फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स भारत की जलवायु को इम्पैक्ट करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत में जो नदियों का तंत्र होता है, नदियों का जो जाल बिछा हुआ है, ठीक है, उसको हमको यहाँ पे पढ़ना है। इसमें हमको मुख्यतः हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर नदियाँ, इनके बारे में पढ़ना है कि इनका जन्म ओरिजिन प्लेस क्या है, ठीक है, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो क्या हैं, ये किस टाइप का डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, इनके किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, इन सब चीज़ों को हमें यहाँ पे देखना है। उसके बाद हमें वेजिटेशन पढ़ना है कि भारत में कौन कौन सी टाइप की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, किस टाइप की वनस्पति पाई जाती है, कि ये मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं कि ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं कि माउंटेन वेजिटेशन पाई जाती है, इन सब चीज़ों को आपको वेजिटेशन टॉपिक जो है उसके अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है एग्रीकल्चर का टॉपिक, कृषि का टॉपिक। आपको पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, तो हमको यहाँ पे कृषि के बारे में भी पढ़ना है। इसमें हमें क्रॉपिंग पैटर्न देखना है कि भारत का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो कैसा है, ठीक है, कौन कौन सी फसलें किन किन रीजन्स में बोई जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फिर मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी मुख्य फसलें होती हैं और किन जगहों की, किन स्टेट की कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं, कौन से स्टेट किस फसल में सबसे आगे हैं, उसके उत्पादन में, उसके प्रोडक्शन में, ठीक है। इन चीज़ों को हमें कृषि के टॉपिक के अंतर्गत देखना है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का टॉपिक, जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है वो इकोनॉमिक ही होता है मनुष्य के लिए, तो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी पढ़ना है। ये कितने टाइप की होती हैं, जैसे इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एक्टिविटीज़, ठीक है, इसके अलावा क्वाटरनरी, क्विनरी, इन सब एक्टिविटीज़ को हमें देखना है, ठीक है। इनसे बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद कहाँ पे लोकेशन, जो इंडस्ट्री होती है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, क्या फैक्टर्स होते हैं जो किसी इंडस्ट्री के लोकेशन में हेल्प करते हैं, कि जैसे कहाँ पे लेबर सबसे सस्ता होता है, कहाँ पे मार्केट अवेलेबल होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमें देखना है कि जो फैक्टर्स होते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट करने के, वो क्या होते हैं, ठीक। उसके बाद हमें व्यापार पढ़ना है, ट्रेड को पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट को पढ़ना है और कम्युनिकेशन को पढ़ना है। इन सब चैनल्स को पढ़ना है कि रेलवेज़ कितनी कहाँ कहाँ पे हैं, उनके डिवीजन्स क्या हैं, ठीक है, हाईवेज़ कौन कौन से हाईवे हैं, उनकी लेंथ क्या है, इन सब चीज़ों को हमें देखना है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन चैनल्स के बारे में भी हमको पढ़ना है, ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल्स के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ज्योग्राफी में क्या क्या पूछा जा सकता है, हमें क्या क्या पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली तो मेंशन है नहीं कि भैया ये चीज़ें हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ छूटे नहीं, हर एक चीज़ को इनकम्पास किया जा सके। लेकिन आपको, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे
सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, तो सबको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना पॉसिबल नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते इतने कम समय में। इसलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हमें पढ़ना है। तो PYQ एनालिसिस के बेसिस पे जो टॉपिक निकल के आते हैं वो यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। हमें फिजिकल ज्योग्राफी के बेसिक्स पढ़ना है, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी के बेसिक्स पढ़ना है, फिर हमें क्लाइमेटोलॉजी के बेसिक्स पढ़ना है, फिर हमें ओशनोग्राफी के बेसिक्स पढ़ना है, फिर बायोम क्या होते हैं इनको पढ़ना है। उसके बाद जो दूसरा ज्योग्राफी का जो भूगोल का दूसरा शाखा होती है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, उसमें हमें उसके नेचर और स्कोप को पढ़ना है कि मानव भूगोल का नेचर क्या होता है, उसके कुछ मूलभूत लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, इसको हमें पढ़ना है। साथ ही साथ हमें देखना है कि उसका दायरा कितना बड़ा होता है, उसमें किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जा सकता है, इन चीज़ों को हमें देखना है। उसके बाद उसमें हमें अर्बन ज्योग्राफी भी पढ़नी है, सेटलमेंट्स के बारे में भी पढ़ना है, साथ ही साथ हमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। पॉपुलेशन हमें वर्ल्ड मतलब विश्व के संदर्भ में, साथ ही साथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे, मतलब भारत के भूगोल पे। इसमें हमको फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़नी है, ठीक, कि भारत में कौन कौन से फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं इनको पढ़ना है, कि कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे आइलैंड्स हैं, इन चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद हमें क्लाइमेट इंडिया का पढ़ना है, वेजिटेशन इंडिया का पढ़ना है, इन चीज़ों को हमें देखना है। फिर एग्रीकल्चर पढ़ना है और उसके बाद लास्ट में हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखनी हैं। ये बात हो गई सिलेबस की। अभी आपको ये सिलेबस बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब इसको आपको पढ़ाया जाएगा तो आप बहुत आसानी से हर एक चीज़ यहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे पेपर एनालिसिस की, कि पिछले 2 सालों में बीएड ह्यूमैनिटीज़ में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब वो किस टॉपिक से पूछे गए हैं। अभी मैंने सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर लिया तो आपको पता चल गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हमें देखना है कि इन टॉपिक्स में कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, कौन कौन से PYQ में किन किन टॉपिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पेपर एनालिसिस की, विश्लेषण करेंगे PYQ का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, इसमें पहले हम बात करेंगे 2023 की। ठीक है, 2023 की। तो सबसे पहले जो आपका सिलेबस का पहला हिस्सा था वो था सोलर सिस्टम का हिस्सा, और सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल और सैटेलाइट से मिला के 2023 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बीएड ह्यूमैनिटीज़ में ज्योग्राफी से सोलर सिस्टम से पूछे गए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था वॉल्केनो प्लस अर्थक्वेक मिला के। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस था, उसमें अर्थक्वेक से भी एक स्टेटमेंट था और वॉल्केनो से भी एक स्टेटमेंट था। तो एक क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो से। ठीक है, उसके बाद एक ही क्वेश्चन पूछा गया था क्लाइमेटोलॉजी से, जो था क्लाउड से। ठीक है, बादलों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, उसके बाद 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से। इसमें जो बेसिकली डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, जो नियतिवाद का कॉन्सेप्ट होता है, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्बन ज्योग्राफी, जो एक मैंने आपको टॉपिक बताया, इसमें उन्होंने पूछा था कि मेगालोपोलिस जो एक शब्द होता है वो किसने डिराइव किया था, उसके जनक कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक अर्बन ज्योग्राफी से पूछा गया था। उसके बाद इंडस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसके बाद फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया मतलब भारत का जो भौतिक संरचना है उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इंडियन जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद जो भारत की नदियां हैं उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, और एक ही क्वेश्चन पूछा गया था भारत की वनस्पति से संबंधित मतलब वेजिटेशन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, और अंत में एक क्वेश्चन ही पूछा गया था एग्रीकल्चर से। तो यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस जो थे आपके 75 में से, आपको पता होगा बीएड ह्यूमैनिटीज में 75 क्वेश्चंस होते हैं, तो 75 में से जो 15 क्वेश्चंस थे वो केवल ज्योग्राफी से ही पूछे गए थे, और बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर आप हर एक सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी के हर एक पार्ट का आपको बेसिक्स पता है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से 15 में से कम 12 क्वेश्चन जो थे, 12 क्वेश्चंस जो थे वो 1 लाइनर थे। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आपको बस मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको कवर किया जाए, उनको छोड़ के जाने की आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें ज्योग्राफी पे फोकस अच्छे से करना है। ठीक है,
तो हम बात कर रहे थे पेपर एनालिसिस की। इसमें जो 2023 का पेपर था उसमें ज्योग्राफी के पोर्शन से 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 15 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के पोर्शन से पूछे गए थे और इसमें मैंने आपको ब्रेक डाउन करके बता दिया कि सोलर सिस्टम से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, साथ ही साथ जो भूकंप और ज्वालामुखी था उससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था क्लाइमेटोलॉजी एंड क्लाउड से, फिर 1 क्वेश्चन पूछा गया था नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से, 1 क्वेश्चन पूछा गया था बेसिक्स ऑफ अर्बन ज्योग्राफी से, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इंडस्ट्री से कि इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड होती है, और इसमें 1 क्वेश्चन शायद था इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड कि प्राइमरी एक्टिविटी में संलिप्त जो वर्कर्स होते हैं उनको किस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, ब्लू कॉलर या वाइट कॉलर, गोल्ड कॉलर, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जो फिजियोग्राफी, उससे पूछा गया था, एक नदी से पूछा गया था, एक वेजिटेशन से पूछा गया था और एक कृषि से पूछा गया था। ये बात हो गई 2023 के PYQ बीएड ह्यूमैनिटीज के पेपर की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2024 में ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो किस किस टॉपिक से थे, वो किन किन टॉपिक से पूछे गए थे। इसमें जो 2024 में टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए थे ज्योग्राफी से वो 14 थे। तो आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि मतलब 14-15, ठीक है, 13 इन क्वेश्चंस के आसपास ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 75 में से जो 14 क्वेश्चंस थे वो थे बीएड ह्यूमैनिटीज में ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी के पार्ट से। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे एग्रीकल्चर से, ठीक है, 3 एग्रीकल्चर से। देखिए 2023 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 2024 में सीधा 3 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो आपको किसी भी टॉपिक को छोड़ने का रिस्क नहीं लेना है। उसके बाद 4 क्वेश्चन आ गए थे पॉपुलेशन से, जनसंख्या से 4 क्वेश्चन पूछे गए, जबकि 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। कभी भी CUT NTA क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक से उठा सकता है। उसके बाद भारत की जलवायु से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, अर्बन ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आप देखिए 2023 में ह्यूमन डेवलपमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है, लेकिन 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। उसके बाद फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से 1 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ये हो गया कैसे किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने देखा कि किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हमने देखा 2023 में टोटल 75 में से 15 क्वेश्चन जो थे वो ज्योग्राफी से पूछे गए थे। उसमें हमने फिर ब्रेक डाउन देखा कि इन टॉपिक से इतने क्वेश्चंस पूछे गए। फिर हमने 24 का देखा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि हमने सिलेबस में तो बहुत बड़ा सिलेबस डिस्कस किया कि इन चीज़ों को आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि नहीं पूछ सकते। ये ज्योग्राफी का पेपर नहीं है, ये कोर ज्योग्राफी का पेपर नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, ज्योग्राफी पोर्शन से, तो लेकिन पढ़ना आपको सभी पड़ेगा। आपको पता नहीं है कि किस टॉपिक से NTA मूड घूम जाए, किस टॉपिक से पूछ सकता है, ये आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें किसी भी टॉपिक को नेग्लेक्ट नहीं करना है, किसी भी टॉपिक को कम नहीं समझना है और हर एक टॉपिक पे टाइम देना है, फोकस करना है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे पॉपुलेशन हो गया है, ठीक है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर हो गया, इन टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इनको हमें छोड़ना नहीं है, इनको हमें ध्यान में रख के इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किन किन संसाधनों का उपयोग हम कर सकते हैं बीएड ह्यूमैनिटीज़ की तैयारी के लिए। टॉप रिसोर्सेज क्या हैं, किसको हम पढ़ सकते हैं, बेसिक क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं जिससे हमारा ह्यूमैनिटीज़ का जो ज्योग्राफी पोर्शन है वो अच्छे से तैयार हो जाए, हमें भटकना ना पड़े, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, आपने सुना होगा 11th-12th की NCERT के बारे में। 11th-12th में मिला के 6 NCERT होती हैं, उसमें 2 NCERT, एक NCERT 11th में और एक NCERT 12th में, वो होती है प्रैक्टिकल की, ठीक है। उससे आपको कोई मतलब नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको इन 4 जो ज्योग्राफी की बुक्स हैं, NCERT की बुक्स हैं, उन पे आपको फोकस करना है, उनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें पहली जो हो गई, जो 11th में 2 किताबें हैं वो हैं, पहली है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो फिजिकल ज्योग्राफी के बेसिक्स होते हैं उसके बारे में ये किताब है।
तो जितने भी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके जो फंडामेंटल्स होंगे भौतिक भूगोल को लेके वो सारे क्लियर हो जाएंगे, आपको इधर से उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। उसके बाद ये इंडिया के फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में है, इंडिया का फिजिकल डिवीजन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जो ये किताब है, दूसरी किताब, वो इंडिया से संबंधित है। जो चीज़ें आप फिजिकल फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जो चीज़ें आप इस किताब में पढ़ेंगे उनका जो एप्लीकेशन होगा वो आप इस किताब में पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ठीक है, जैसे फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, ठीक, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, दो प्लेट्स का कोलिजन होता है, फिर फोल्ड माउंटेन बनते हैं, ये आप चीज़ इसमें पढ़ेंगे। लेकिन कैसे हिमालय बने, कैसे हिमालय पर्वत बने, इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे इंडिया के फिजिकल इन्वायरमेंट में। तो आप इन दोनों किताबों से आपके वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में जो फंडामेंटल्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जिन चीज़ों को पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित वो चीज़ें भी कवर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो 12th में जो किताबें हैं, 12th में NCERT की जो किताबें हैं, उसमें पहली किताब जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जो मानव भूगोल के बेसिक्स होते हैं उसके बारे में ये किताब है। इसमें आपको पढ़ना होगा बेसिकली पहला चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की, मानव भूगोल का जो नेचर होता है वो क्या है, उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। उसके बाद इसमें पॉपुलेशन पढ़ेंगे, सेटलमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को जब इस किताब से आप पढ़ेंगे तो आपके जितने भी मानव भूगोल से संबंधित बेसिक्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उन्हीं का एप्लीकेशन जो है वो इंडिया एंड पीपल, ठीक है। जैसे आप पढ़ेंगे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद जब ये किताब आप पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इंडिया में कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप सेटलमेंट इसमें पढ़ेंगे, मानव अधिवास इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इंडिया में जो सेटलमेंट्स हैं वो किस टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 किताबें आपको, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इनको आप छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों किताबों को आपको ध्यान में रखना है। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, ये 2 किताबें 11th की हो गई। उसके बाद जो 12th की 2 किताबें हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है। ये जो 4 किताबें हैं ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो उसमें छूट जाते हैं, जैसे बायोम का टॉपिक छूट जाएगा या लैंडफॉर्म्स का जो टॉपिक होता है वो इन किताबों में आपको नहीं मिलेगा। तो ये किताब एक बहुत ही फेमस किताब है, GC लियोंग की सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। ये जो किताब है बहुत ही पतली किताब है, ठीक है, 100-120 पन्ने की किताब है। इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में किताब लिखी गई है, ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। जब आप ये किताब पढ़ लेंगे ना तो आपको हलवा लगेगी, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे मैप्स, डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैसे अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे वोल्केनो पाए जाते हैं, तो इसमें बहुत ही आसानी से वर्ल्ड मैप बना के, ठीक है, आपको बताया गया है, ठीक। तो ये किताब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा कुछ चीज़ें होंगी जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, जो कुछ चीज़ें होती हैं जो डायनेमिक होती हैं, उनका जो नेचर होता है वो डायनेमिक होता है। जैसे कि मेजर क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है, कि कहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, तो ये चीज़ें जो है वो डायनेमिक हैं, ये आपको एक किताब में नहीं मिल सकती हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट का भी सहारा लेना पड़ेगा, इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। कि जैसे जब इंडिया ईयरबुक आती है तो उसमें होता है, मेंशन होता है कि किस राज्य में कितनी कौन सा राज्य जो है वो किस फसल में सबसे उत्पादन में सबसे आगे है, ठीक है। ऐसे ही UNDP जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश करता है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको इंटरनेट से खोजना है, उससे ढूंढना है और एक कॉपी बनानी है, उसमें लिखना है, ठीक है। तो ये बात होगी कौन कौन से रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं, किन किन संसाधनों का उपयोग हम B.Ed ह्यूमैनिटीज़ का जो ज्योग्राफी पोर्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हमने देखा कि ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है B.Ed ह्यूमैनिटीज़ का। उसके अलावा हमने देखा कि इसमें पेपर एनालिसिस किया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। PYQ एनालिसिस करके देखा कि 2023 में 15 क्वेश्चन पूछे गए, 2024 में 14 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि किन संसाधनों का उपयोग हम कर सकते हैं ज्योग्राफी के पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। इसमें हमने देखा कि 4 NCERT जो हैं 11-12 की वो हमको पढ़नी है। उसके अलावा हमें ये किताब, अगर यहाँ से कुछ छूट जाता है तो हमें ये किताब पढ़नी है, ठीक है, बहुत आसान भाषा में लिखी गई है। उसके अलावा हमें इंटरनेट का भी सहारा लेना है, ठीक है।
तो आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें करते चलनी है और सारा सिलेबस आपको कवर करना है बेसिक से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जुड़िए मालवीय एकेडमी के साथ और अपने किसी एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाने के सपने को साकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।